नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो बचे हुए नगर व स्थल हैं उनके संदर्भ में आज हम पूर्ण रूप से सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर देंगे। तो चलिए, देर किस बात की, हमने हड़प्पा की बात कर ली थी, मोहनजोदड़ो की बात कर ली थी, चनहुद्रो की बात कर ली थी और लोथल की बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं वनावली या वनवाली। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए वनावली या वनवाली। वनवाली, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि जो वनावली है ये कहां पर स्थित है और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। स्थिति की यदि हम बात करें तो ये हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा। हरियाणा हरियाणा में है। फिर दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जो वनावली है या वनवाली है किस नदी के किनारे स्थित था। तो नदी का नाम मिलता है घग्गर नदी, जिसे प्राचीन सरस्वती कहा जाता है। नदी घग्गर, घग्गर, और इसे क्या कहा जाता है? प्राचीन सरस्वती। प्राचीन सरस्वती कहा जाता है किसको? घग्गर नदी को। फिर प्रश्न ये बनता है कि ये जो वनावली है इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज की गई थी 1973 में। और किसके द्वारा की गई थी? आर.एफ. बिष्ट के द्वारा, यानी रविंद्र सिंह बिष्ट। खोज, इसकी खोज 1973 में। और जो खोजकर्ता थे, खोजकर्ता आर.एस. बिष्ट। और आर.एस. बिष्ट का पूरा नाम मिलता है रविंद्र सिंह बिष्ट। फिर बात करते हैं कि यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो किस किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो साक्ष्य सरसों के ढेर, सरसों के ढेर प्राप्त हुए। फिर साथ ही जो तिल होता है ना, तिल, तिल के ढेर प्राप्त हुए। यानी सरसों के ढेर यहाँ से प्राप्त हुए, तिल के ढेर यहाँ से प्राप्त हुए। और बात यदि हम करें तो उत्तम किस्म के तिल थे जहां से ये प्राप्त हुए। फिर कर सकते हैं हम यहाँ से कि और क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। उन साक्ष्यों की यदि हम बात करें तो भैया जौ के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। जौ के साक्ष्य, और ये जौ जो थी वो उत्तम किस्म की जौ थी। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो प्रश्न बनता है कि तांबे के बाण या बाण के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। तो जो बाण था ना उसका अगला हिस्सा, अगला सिरा जो था वो तांबे का था। तो कह सकते हैं बाण के साक्ष्य या तांबे के बाण के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? वो वनावली से प्राप्त हुए। वनावली कहां पड़ता है? हरियाणा में, घग्गर नदी के किनारे, जिसे प्राचीन सरस्वती के नाम से जाना जाता है। तो तांबे के बाण के साक्ष्य, यानी उसका जो अगला हिस्सा था, अगला सिरा, वो कैसा था? तांबे का था। ठीक। जब तांबे का बाण मिला है तो सीधी सी बात है, यहाँ से तीर कमान को भी पूछ सकता है। तो भैया तीर कमान के साक्ष्य कहां से मिले? वो आपके यहीं से मिले थे। फिर बात करते हैं कि वनावली से और किस चीज के साक्ष्य मिले? मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले। मिट्टी, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले। मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य कहां से मिले? वो मिले आपके वनावली, हरियाणा से मिले। ठीक। और किस चीज के साक्ष्य मिले? हल की आकृति, यानी हल के साक्ष्य। जो हल होता है ना जिससे जुताई की जाती है, हल के साक्ष्य कहां से मिले? यहीं से मिले, वनावली हरियाणा से। ठीक है ना, वनावली हरियाणा से हल के साक्ष्य मिले। और यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये बनता है, जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता थी, वह सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी। लेकिन वनावली से नगरीय और ग्रामीण दोनों सभ्यताओं के साक्ष्य मिलते हैं। यानी यहाँ के लोग शहर यानी नगरीय भी थे और ग्रामीण भी थे। तो लिखेंगे वनावली से, वनावली से नगरीय प्लस ग्रामीण दोनों सभ्यताओं के, दोनों सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। नगरीय व ग्रामीण दोनों सभ्यताओं के साक्ष्य कहां से मिले हैं? वह वनावली से मिले हैं। और यदि हम बात करें नगरीय और ग्रामीण सभ्यता की, तो इन दोनों के मिश्रण को झूकर झाकर संस्कृति भी कहा जाता है।
फिर बात करते हैं कि जो आदि मानव था वो सबसे पहले किस धातु से परिचित हुआ था। तो आदि मानव सबसे पहले तांबे की या तांबे से परिचित हुआ था। यहाँ पर यदि हम बात करें तो नाली व्यवस्था का अभाव था, मतलब नगरों में जो नालियां बनी हुई होती है ना उनका अभाव था, यहाँ पर बनी हुई नहीं थी। इसका स्क्रीनशॉट लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले नगर के अगले स्थल की, जिसका नाम मिलता है कालीबंगा। कालीबंगा। तो पहला प्रश्न तो ये बन जाता है, आप सोचे होंगे साहब ये कैसा नाम है कालीबंगा, कालीबंगा क्या नाम होता है। तो कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां, यानी यहाँ से काली चूड़ियां प्राप्त हुई थी। या कुछ लोगों ने ये बताया था मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई थी, और इन चूड़ियों के प्राप्त होने के आधार पर ही इसका नाम कालीबंगा रख दिया गया। ठीक है ना, क्या रख दिया गया, कालीबंगा। तो लिख देंगे इसका अर्थ है, इसका अर्थ है काली चूड़ियां, काली चूड़ियां या चूड़ी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी खोज कब हुई और खोजकर्ता कौन थे। तो इसकी जो खोज हुई थी वो 1951 से 1953 के मध्य, यानी कई किताबों में लिखा हुआ है 1951, कई किताबों में लिखा हुआ है 1953। तो हम कह सकते हैं कि 1951 से 53 के मध्य इसकी खोज हुई थी, और पुस्तकों में जो डेट मिलती है ज्यादातर वो 1953 ही डेट मिलती है पुस्तकों में। अब बात करते हैं इसके खोजकर्ता कौन थे। तो अमलानंद घोष इसके खोजकर्ता थे। खोजकर्ता का नाम लिख दीजिए, क्या है, अमलानंद घोष। खोजकर्ता अमलानंद, अमलानंद घोष। बात करते हैं ये कहां पर है भैया, हनुमानगढ़ कहां पड़ता है, राजस्थान में। तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले में है। क्या है, कालीबंगा है। फिर हम बात करते हैं कि ये किस नदी के किनारे है। तो नदी की यदि हम बात करें तो जिसे प्राचीन सरस्वती कहा जाता था, यानी घग्गर, घग्गर, घग्गर प्राचीन सरस्वती, प्राचीन सरस्वती के किनारे जिसे घग्गर नदी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी जो खुदाई कराई गई थी, यानी उत्खनन कार्य कब कराया गया था। तो 1961 में इसकी खुदाई कराई गई थी, और दो व्यक्तियों द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी। एक का नाम मिलता है बीबी लाल और दूसरे का नाम मिलता है बीके थापर। यानी उत्खनन, उत्खनन कार्य जो कराया गया था वो 1961 में कराया गया था, और वे व्यक्ति दो थे। एक तो था बीबी लाल और एक थे बीके थापर। ठीक है, बीबी लाल और बीके थापर ने जो है इसकी खुदाई कराई थी। शाब्दिक अर्थ की यदि हम बात करें तो आपने जान लिया काली चूड़ियां, शाब्दिक अर्थ है किसका, कालीबंगा का। इसकी खोज कब हुई थी, 51 या 53 में। किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। कहां पर है, हनुमानगढ़ जिले में। घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती के किनारे। इसका उत्खनन कार्य 1961 में किसने कराया था, बीके लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन कार्य कराया था। फिर हम बात करते हैं कि कालीबंगा से साक्ष्य किस किस चीज के मिले, यानी साक्ष्य। तो भैया एक तो सबसे पहली और मोस्ट क्वेश्चन, जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य जो मिले वो कहां से मिले, कालीबंगा से मिले। फिर हल के साक्ष्य यहाँ से मिले, हल के साक्ष्य मिले। फिर यदि हम बात करें तो भैया बैल के साक्ष्य यहाँ से मिले। यदि हम बात करें तो ऊंट के साक्ष्य यहाँ से मिले, यानी हल बैल ऊंट के साक्ष्य यहाँ से मिले। और यदि हम बात करें तो जो कालीबंगा था यहाँ पर जो घर बने होते थे, प्रत्येक घर, प्रत्येक तीसरे घर के सामने एक कुआं हुआ करता था। तो लिखेंगे प्रत्येक तीसरे घर के सामने
कुएं के साक्ष्य मिले। फिर एक तीसरे घर के सामने कुएं के साक्ष्य मिले। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य मिले थे वह भी कालीबंगा से ही मिले थे। और कालीबंगा को दीनहीन की नगरी कहा गया, अर्थात गरीबों की नगरी। ठीक है, तो कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य यहाँ से मिले। और कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती यानी गरीबों की बस्ती कहा गया। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इसे दीनहीन की बस्ती, या हम कह सकते हैं गरीबों की बस्ती कहा गया। किसे कहा गया भैया? कहा गया किसको? कालीबंगा को कहा गया दीनहीन की बस्ती या गरीबों की बस्ती कहा गया। ठीक है। फिर एक प्रश्न आता है कि अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले? अलंकृत ईंटों के साक्ष्य का मतलब है चित्रकारी बनी हुई। ठीक है, तो इस चीज को भी लिख देते हैं। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, यानी अलंकृत ईंटें और ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले? यहीं से मिले थे। आगे बात करते हैं हम कि भैया खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी यहाँ से मिले थे कालीबंगा से, और इसकी हमने आगे बात भी कर ली थी। और 3 प्रकार के समाधान यहाँ से मिलते थे। समाधान का मतलब क्या होता है? जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसके शरीर को जलाना या दफनाना, ये क्या कहलाता है? समाधान कहलाता है। तो कालीबंगा से 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। नंबर 1 यदि हम बात करें तो आंशिक समाधान। नंबर 1 आंशिक समाधान। आंशिक समाधान का मतलब क्या होता था? जलाना, यानी सबको जलाना आंशिक समाधान कहलाता था। दूसरी बात यदि हम करें तो पूर्ण समाधान। दूसरा पूर्ण समाधान का मतलब था दफन करना। पूर्ण समाधान बड़ा सा बनेगा यहाँ पर। पूर्ण समाधान का मतलब था दफन करना। और दाह संस्कार। तीसरे नंबर की यदि हम बात करें तो तीसरा नंबर था दाह संस्कार। दाह संस्कार का मतलब था जलाना। ओहो, आंशिक समाधान को समझो पहले। देखो समझो, पूर्ण समाधान का मतलब दफन करना, दाह संस्कार का मतलब जलाना। बात करते हैं आंशिक समाधान। तो भैया आंशिक समाधान ये था जब व्यक्ति मर गया, मरने के बाद उसको खुले में छोड़ देते थे पशु पक्षियों व जानवरों के खाने के लिए। ठीक है, कहने का मतलब इन लोगों का ये था कि जब ये शरीर अब मर गया है, किसी के काम नहीं रहा, तो कम से कम कुछ जीव जंतुओं या पशु पक्षियों के खाने के काम आ सकता है। ठीक है ना, मृत जानवरों के लिए छोड़ना। ठीक है, यानी छोड़ना, केवल छोड़ना लिख रहा हूँ, यहीं से समझ लो कि पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ना। फिर यदि हम बात करें तो प्रश्न ये आता कि भूकंप के विश्व में सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो भूकंप के सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलते हैं वो कालीबंगा से ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के मकानों में दरारें पाई गई और उन दरारों से ये पता लगाया गया कि यहाँ पर कभी ना कभी भूकंप आया होगा। ठीक, फिर बात करते हैं क्या कि हवन कुंड के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे चलते हैं। यदि हम बात करें तो एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम मिलता है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। तो लिख देते हैं हम इस बात को कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी बताया है। तीसरी राजधानी बताया है किसे? कालीबंगा को डॉक्टर
दशरथ शर्मा ने। फिर यहाँ से हम बात करते हैं, तो हमने ये जाना था कि जो सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं लेखा युक्त, वो हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, लेकिन अभिलेख युक्त सर्वाधिक वो हड़प्पा से प्राप्त हुई। फिर अगला प्रश्न ये बनता है कि बेलनाकार मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई, तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुई। यानी बेलनाकार मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई, कालीबंगा से प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है हमारा क्या कि जले हुए चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो वो कालीबंगा से ही मिले। यानी जले हुए चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से ही मिले। फिर काष्ठ की नालियां, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी या खोखली, काष्ठ की नालियों के साक्ष्य जो मिले वो कालीबंगा से मिले। फिर अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, पहले से लिख लेते हैं, काष्ठ की नालियां, यानी इसको बोल सकते हैं हम लकड़ी से निर्मित नालियां। तो काष्ठ की नालियों के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते हैं भैया, कालीबंगा से, कालीबंगा से ही मिलते हैं। अब बात करते हैं अगले नगर की, इसका स्क्रीनशॉट लो और अगले नगर की तरफ चलते हैं हम। अगले नगर की यदि बात करें तो उसका नाम मिलता है सुरकोटदा। सुरकोटड़ा या सुरकोटदा कुछ भी कह सकते हैं। प्रश्न आता है कि ये सुरकोटड़ा या सुरकोटदा जो कहां पर है, ये गुजरात के कच्छ के रण में पड़ता है और इसकी खोज जो हुई थी वो 1964 में हुई थी। ठीक है, बात करते हैं ये कहां पर है, तो लिखेंगे गुजरात के कच्छ के रण में। यानी गुजरात के कच्छ के रण से जो प्राप्त हुआ है उसका नाम है सुरकोटड़ा। फिर हम बात करते हैं इसकी खोज, तो 1964 में इसकी खोज हो गई, किसकी, सुरकोटड़ा की। और खोजकर्ता की यदि हम बात करते हैं तो खोजकर्ता कौन थे, जगपति जोशी। खोजकर्ता जगपति जोशी ने इसकी खोज करी थी, किसकी, सुरकोटड़ा की। फिर सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये मिलता है कि सुरकोटड़ा से ही सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के साक्ष्य हमें मिलते हैं। विनाश का मतलब उसका पतन हो गया था और जलवायु परिवर्तन में बाढ़ कारण प्रमुख कारण था। तो लिखेंगे यहाँ से इस सभ्यता के विनाश, यहाँ से इस सभ्यता के विनाश के साक्ष्य मिले हैं या मिलते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि भैया और यहाँ से क्या क्या मिला, तो घोड़े के अवशेष या घोड़े के अस्थि पंजर जो मिले थे वो यहाँ से मिले थे। ये नहीं कह सकते हम कि घोड़े से ये लोग परिचित थे या नहीं थे, बल्कि ये कह सकते हैं कि यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले। ऐसा भी हो सकता है कि घोड़ा कहीं से चलकर आया हो, मर गया होगा, मिट्टी में दब गया होगा बहुत दिनों बाद, है ना, तो कह सकते हैं घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, यहाँ से मिले। घोड़े के अवशेष का मतलब होता है हड्डियां, अवशेष मिले। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, सुरकोटड़ा से मिले। और यदि हम बात करें तो प्रश्न ये भी बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे, तो वह घोड़े से ही परिचित नहीं थे। तो लिख देंगे हम घोड़े से परिचित नहीं थे। ठीक है, घोड़े से परिचित नहीं थे इस सभ्यता के लोग। और बात करते हैं आगे, मैं जो बोल रहा हूं उसको नोट करके लिख लीजिए। और क्या क्या साक्ष्य मिले, तराजू के दो पड़ले, तराजू होती है ना इस तरह से, एक पड़ला ये, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। तो तराजू के दो पड़लों के साक्ष्य या दो पल्ले कहां से मिले, वो यहीं से मिले, सुरकोटड़ा से। ठीक, सैंडप सभ्यता की यदि हम बात करें तो यहाँ से तलवार के साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। मतलब कहने का ये है कि तलवार से ये लोग परिचित नहीं थे। देखो पूरी बात सुन लो,
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस किस चीज से परिचित नहीं थे? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, परिचित नहीं थे। एक तो घोड़ा, एक तलवार, यानी घोड़ा तलवार। घोड़े से परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे, फिर मंदिर से परिचित नहीं थे यानी मंदिर नहीं था, और यदि हम बात करें तो औजारों से भी परिचित नहीं थे। घोड़े को नहीं जानते थे, तलवार को नहीं जानते थे, मंदिर जैसी कोई चीज यहाँ मिलती नहीं है, और कुछ औजार, क्योंकि यदि हम बात करें तो किसी धातु पात्र के औजार यहाँ पर नहीं मिलते हैं, तो औजारों से भी परिचित नहीं थे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो इसका। आगे हम बात करते हैं अगले नगर की। अगला नगर है हमारा रोपड़। अब हम बात कर लेते हैं कि अगला जो शहर हमारा था वो था रोपड़। रोपड़ की यदि हम बात करें तो ये भैया कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। रोपड़ पंजाब में यानी भारत में है। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे है रोपड़। फिर बात करते हैं कि रोपड़ की खोज कब हुई थी? 1950 में हुई थी, और वह व्यक्ति जिसने इसकी खोज करी थी उसका नाम था बीबी लाल। ठीक है। फिर बात करते हैं कि रोपड़ का जो उत्खनन कार्य किया गया, यानी इसकी जो खुदाई कराई गई थी वह कब कराई गई थी? तो 1956 में यज्ञ दत्त शर्मा ने इसकी खुदाई कराई थी। आगे हम बात करते हैं कि रोपड़ जो है ना, स्वतंत्र भारत में सबसे पहले उत्खनन जो हुआ था, यानी खुदाई जो हुई थी वो रोपड़ की हुई थी। आपको पता होगा आजाद 1947 में हो गया था, और इसकी जो खुदाई हुई थी वो 1956 में हुई थी। तो भारत में, स्वतंत्र भारत में सबसे पहले उत्खनन जो हुआ था वो रोपड़ का हुआ था। अब यदि हम बात करें यहाँ से साक्ष्य किस किस चीज के मिले रोपड़ से, तो मनके के मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य, यानी एक साइड में मनुष्य दफन था और उसकी बगल में कुत्ता दफन था। तो मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य प्लस तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य भी रोपड़ से ही प्राप्त हुए हैं। फिर अगली बात यदि हम करें तो अगला नगर है हमारा धोलावीरा। धोलावीरा नगर की यदि हम बात करें तो उसके लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए ये है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बस दो काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दो। इससे आपका ही फायदा है। जैसे ही हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आपके पास आएगा। तो सब्सक्राइब करो पहले अभी और साथ में बेल आइकन को दबाओ जल्दी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दिया होगा। ठीक है, गुरु को कभी धोखा मत देना, चाहे कोई भी हो। और अगर आप मुझे धोखा दे रहे हैं तो अपनी किस्मत को धोखा दे रहे हैं। गुरु कोई भी हो उसको धोखा मत देना कभी भी। ठीक है। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है, भारत के। फिर हम बात कर रहे हैं 2001 तक यह नगर था, यानी धोलावीरा जो था वो संपूर्ण सैंधव सभ्यता का सबसे सुंदर नगर माना जाता था। लेकिन 2001 तक ये सुंदर नगर था। 2001 में क्या हुआ? भूकंप आया। कहां पर? गुजरात में। और उस भूकंप के आने के साथ ये क्या हुआ? तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। तो मैंने लिखा है कि 2001 तक नगर था, इसके बाद भूकंप आया और ये समाप्त। इसकी धोलावीरा की जो खोज की थी वो 1967 व 68 में की थी, और खोजकर्ता जो थे उस व्यक्ति का नाम था जगपति जोशी। फिर हम बात करते हैं कि धोलावीरा की जो खुदाई की थी यानी उत्खनन कार्य वो 1991 में हुआ था। R.S. बिष्ट द्वारा, यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। सबसे सुंदर नगर माना जाता था संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे हम बात करते हैं कि धोलावीरा से क्या क्या साक्ष्य मिले। एक स्टेडियम समझते हैं आप, जिसमें खेल खेला जाता है, जैसे क्रिकेट का स्टेडियम होता है। तो बात कर रहे हैं विश्व के सबसे प्राचीन स्टेडियम के साक्ष्य मिले। कहां से मिले? धोलावीरा से। और यहाँ से एक सूचना पट मिला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। सूचना पट पर तो कुछ ना कुछ लिखा ही जाता। तो सूचना पट मिला, और इस सूचना पट से हमें क्या मिलते हैं? सिंधु सभ्यता की लिपि के साक्ष्य। यदि हम सिंधु सभ्यता की लिपि के साक्ष्य की बात करें
तो लिपि कहाँ से मिली? हड़प्पा के कब्रिस्तान से, नंबर 1। नंबर 2 मोहरों से। नंबर 3 धोलावीरा के सूचना पट से। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो जल संग्रह है, मतलब पानी को एकत्रित करना, इकट्ठा करना, भरकर रखना, तो जल संग्रह के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? धोलावीरा से। कुछ और महत्वपूर्ण काम की बात है। यदि हम बात करें संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन वर्तमान में जो प्रचलित नाम है उसका नाम है हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वह नगरीय सभ्यता थी। फिर यहाँ पर राजतंत्र मतलब राजा का शासन होता था। और यदि हम बात करें तो मोहनजोदड़ो को किसी एक नगर की जुड़वा राजधानी कहा गया, और कालीबंगा को क्या कहा गया था? कालीबंगा को कहा गया तीसरी राजधानी। यदि हम बात करें किसी विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी जो कहा गया था, वो मोहनजोदड़ो को कहा गया था हड़प्पा सभ्यता में। तो जुड़वा राजधानी एक तो मोहनजोदड़ो और एक होगी हड़प्पा। तो आपको ये बताना है कि जुड़वा राजधानी किसने कहा था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, किसने कहा था जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो को। फिर अगला प्रश्न मैंने बताया कि तीसरी राजधानी जो बताया था वो कालीबंगा को बताया था, तो आपको ये बताना है कि कालीबंगा को तीसरी राजधानी किसने कहा था। फिर आगे हम बात करते हैं, एक प्रश्न ये मिलता है कि जो स्वास्तिक चिन्ह है हमारा, स्वास्तिक चिन्ह होता है इस तरह से, मतलब ऐसे, ये जो स्वास्तिक चिन्ह है, ये स्वास्तिक चिन्ह भी सैंधव सभ्यता के लोगों की ही देन है। आगे हम बात करते हैं कि और क्या क्या महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रश्न ये बनता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, इसको आज तक पढ़ा नहीं गया, किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस लिपि को पढ़ा नहीं गया। तो क्या ऐसा नहीं है कि किसी ने इसको पढ़ने का प्रयास नहीं किया? बिल्कुल किया होगा। तो सबसे पहले इसको पढ़ने का जो प्रयास किया था, उस व्यक्ति का नाम मिलता वेडेन महोदय। यानी सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास, सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास जो किया था, मैं इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। सर्वप्रथम जो पढ़ने का प्रयास किया था वह किया था वेडेन महोदय ने, वेडेन महोदय। और यदि हम बात करें कि वह कौन सा भारतीय था जिसने पढ़ने का प्रयास किया, तो उसका नाम था नटवर झा। नटवर झा। आपने ध्यान रखना है क्या कि पहली बात तो यह सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को किसी के द्वारा नहीं पढ़ा गया, लेकिन पढ़ने का पहला प्रयास जो किया था वह वेडेन महोदय ने किया था। और यदि हम बात करें कि भारतीय कौन था जिसने पढ़ने का प्रयास किया, तो वह था नटवर झा। दोस्तों ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक की अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आपसे लेता हूं विदा। कल अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपकी अपनी जिगरी क्लास में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, तो साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तब तक बने रहिए एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद। ठीक है दोस्तों, कल बात करेंगे हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक की। और अगले टॉपिक की यदि बात करें तो हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता की बात करेंगे, सिंधु सभ्यता हो गई, वैदिक सभ्यता कल पढ़ेंगे। रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, फिल्म दिखाऊंगा मैं, चोरी से आना, चुपके से जाना, अच्छी नहीं दिल लगी, कल को जल्दी से मिलेंगे।